नमस्ते बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? आज हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारा जीवों में अनुकूलन के अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं, है ना। पिछले कक्षा में हमने अपना पहला प्रश्न यानी जो पांचवा प्रश्न है, अनुकूलन किसे कहते हैं, वो हमने शुरू कर दिया था। तो सारे बच्चे अपने नोटबुक के साथ तैयार हो जाइए। चलिए, अपने नोटबुक और टेक्स्ट बुक दोनों को ही सामने रखिए। ठीक है, ओके। तो हमने जो है पांचवा प्रश्न पिछले कक्षा में आपको बताया था, हम जीवों में अनुकूलन के अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं। तो पांचवा प्रश्न देखिए कौन सा है। अनुकूलन किसे कहते हैं? मरुस्थलीय जीव में अनुकूलन को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न जो है हमने क्या किया था, हमने करना शुरू कर दिया था। ठीक है, चलिए। और हमने आपसे कहा था कि जो लिख सकते हैं वो स्वयं लिख के भी आएंगे। मरुस्थलीय जीव में अनुकूलन को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए, इसको आप लिख कर भी आने के लिए कहा था। चलिए, हम आपको उत्तर दिखा रहे हैं, और जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिखना शुरू कर दीजिए। और कोशिश कीजिएगा कि जल्दी जल्दी उत्तर लिखे, क्योंकि हमारे पास जो है समय की कमी रहती है। ठीक है, तो उत्तर देखिए बच्चों। अनुकूलन का अर्थ है, अनुकूलन का अर्थ है वे परिवर्तन जो किसी जीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायता करते हैं। ये हम लिख चुके हैं ना। किसी का अगर छूट गया है तो जल्दी से लिख लीजिए, अनुकूलन किसे कहते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे मरुस्थलीय जीवों में अनुकूलन। ठीक है, उसके जो दूसरा भाग है कि मरुस्थलीय जीव में अनुकूलन को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए, वो हम लोग अभी लिखेंगे। ठीक है, अनुकूलन आप सबने लिख चुके होंगे, तो हम लोग जो है क्या लिखेंगे अभी, अनुकूलन यानी जो है मरुस्थलीय जीवों में अनुकूलन को स्पष्ट कीजिए। तो सब बच्चे अगले इसको लिख लीजिए टॉपिक को, और ये लिखकर आप लोग क्या कीजिएगा, एक लाइन यहाँ पर एक रेखा खींच दीजिएगा। ठीक है, मरुस्थलीय जीवों में अनुकूलन, इस तरह से उसको एक हेडिंग दे दीजिएगा। फिर लिखिए क्या क्या होता है मरुस्थलीय जीवों में, कैसा कैसा अनुकूलन होता है। तो बच्चों, मरुस्थलीय जीवों में आपको पता है, आपने सब पढ़ रखा है ना, मरुस्थलीय जीवों में कौन कौन से ऐसे क्या क्या लक्षण होते हैं जो उन्हें मरुस्थल में रहने के लिए क्या करते हैं, सक्षम बनाते हैं। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे आप, मरुस्थलीय जीवों में, मरुस्थलीय जीवों में। और अगर किसी का छूट जाए तो वो हैंड रेस कर दीजिएगा, या फिर आप क्वेश्चन नंबर टाइप कर दीजिएगा, तो हम आपको वो दोबारा से दिखाएंगे। ठीक है, सभी को मेरा गुड आफ्टरनून। मरुस्थलीय जीवों में पानी की कमी से, मरुस्थलीय जीवों में पानी की कमी से बचाव के लिए, यानी वहां पर क्या नहीं होता, पानी की बहुत कमी होती है ना, तो उस कमी से बचाव के लिए उनकी त्वचा कैसे होती है, खुरदरी त्वचा, खुरदरी त्वचा, लंबे पैर, लंबे पैर, तथा तथा गद्देदार तलवे, गद्देदार तलवे, रेगिस्तान में दौड़ने के लिए, रेगिस्तान में दौड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं, अनुकूलित होते हैं। उदाहरण के लिए हमने देखा था ना, ऊंट को देखा था उदाहरण। चलिए, तो आप किस तरह से लिखोगे, मरुस्थलीय जीवों में पानी की कमी से बचाव के लिए कैसे होती है उनकी त्वचा, खुरदरी त्वचा होती है, लंबे पैर होते हैं, तथा गद्देदार तलवे रेगिस्तान में दौड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। और फिर आप क्या कीजिएगा, उसके साथ ही उदाहरण लिख लीजिएगा। ठीक है, ओके। हमने उदाहरण क्या बताया, ऊंट का उदाहरण बताया।
फिर जो है अगला पॉइंट आप लिखिए, मरुस्थलीय जंतुओं में, मरुस्थलीय जंतुओं में जल संचय की क्षमता होती है, यानी उनमें क्या क्षमता होती है बच्चों? जल को संचित करके रखने की क्षमता किन में होती है? मरुस्थलीय जंतुओं में होती है। तो इतने पॉइंट्स आप बिना देखे ही याद के साथ आप लिख सकते हो ना। अगर एग्जाम में आपको ये सारे आए, तो ये प्रश्न आया जाए, तो आप लोग जो है ये सारे पॉइंट्स आसानी से लिख सकते हो, क्योंकि आप सबने जो है क्लास में ध्यान से बैठ के सारे पॉइंट्स आपने सुन चुके हो। ओके। अब जो है हमने मरुस्थलीय जंतुओं के बारे में बात कर लिया। अब हमें क्या करना है? मरुस्थलीय पादपों में, ठीक है, पादपों में भी क्या होता है? वहां रहने के लिए अनुकूलन है। तो किस तरह से वहां की अवस्था है, उन लोगों की अवस्था किस तरह से है मरुस्थलीय पौधों की पादपों में? ठीक है, यहां तक हो गया ना बच्चों सभी का? और मेरे बच्चे जल्दी जल्दी लिखेंगे, ठीक है, बहुत धीरे धीरे नहीं लिखोगे, थोड़ी स्पीड में लिखोगे आप लोग। ठीक है, कौन सा फोटो अपलोड नहीं हो रहा है जो आप लोगों ने उत्तर लिखा हुआ है वो? कोई बात नहीं, ठीक है, जब हो जाएगा तो हम देखेंगे। ओके, अटेंडेंस का नहीं हो रहा है तो आप लोग ऐसा कीजिएगा कि ग्रुप में बताइएगा। ओके, चलिए। अब जो है मरुस्थलीय पादपों में कैसा होता है, उनकी जो है किस तरह से उनमें क्या, किस तरह से पादप वहां पर क्या करते हैं, वहां पे रहते हैं? तो उनका जो है तना मांसल होता है, चपटा, हरी और स्पंजी हो जाता है। तो तना कैसा होता है उनका? मरुस्थलीय पादपों में, मरुस्थलीय पौधों में कैसा होता है बच्चों? मरुस्थलीय पौधों में जो है, पादपों में जो है तना मांसल होता है, यानी काफी अंदर, अगर हमने बताया था ना आपको, अगर वो हम लोग उसको ऐसे फाड़ के देखें तो उसका अंदर जो है काफी मांस जैसा होता है, यानी काफी जो है मोटा होता है। मांसल, चपटा, हरी और स्पंजी हो जाता है वहां के पौधे, ठीक है। चलिए, तो ये सारे पॉइंट्स लिखिए। फिर जो है, फिर क्या है अगला पॉइंट? यह भोजन बनाने के साथ, यानी जो पादप है वे भोजन बनाने के साथ जल संचित करने का भी कार्य करती है। तो पहले आप लिखोगे कि उसकी स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका जो है आकृति सब कैसा होता है। फिर जो है, फिर आप क्या लिखोगे कि किस तरह से, यानी वो क्या होता है, क्या करते हैं, उनकी जो जड़ तंत्र है वो अत्यंत फैला हुआ होता है, और भोजन बनाने के साथ जल संचित करने का कार्य भी करते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को जो है आपको मरुस्थलीय पादपों में ऐड करना है। तीसरा पॉइंट, इनकी जड़ तंत्र अत्यधिक फैला हुआ होता है, क्योंकि जमीन के नीचे तक होता है कि जहां से भी पानी मिले वह खींच सके। तो कैसा होता है जड़ तंत्र? अत्यधिक फैला हुआ होता है, ठीक है। कैसा होता है जड़ तंत्र बच्चों? अत्यधिक फैला हुआ। हो गया ये प्रश्न? जिनका हो चुका है वो छठवां प्रश्न लिख लीजिए। ठीक है, जिनका ये प्रश्न हो गया है वो अपना छठवां प्रश्न पर आ जाइए। जलीय जीवों में अनुकूलन की विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। ठीक है, ये प्रश्न जिनका हो चुका है वो क्या कीजिएगा, अपना अगला प्रश्न लिखिए, छठवां प्रश्न लिखिए। जलीय जीवों में अनुकूलन की विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। चलिए, हुआ नहीं है, जिन लोगों का हुआ नहीं है हमें एक और बार दिखा देते हैं। ठीक है, ये प्रश्न को जो है आपको एक और बार दिखा रहे हैं। जिनका नहीं हुआ है वो जल्दी से लिख लीजिए। सबसे पहले अनुकूलन का अर्थ आपको लिखना है क्या है, और जिन्होंने हैंड रेस किया है जब हो जाए तो क्या कीजिएगा, हैंड यानी हो गए ओके करके टाइप कीजिएगा। ठीक है, मरुस्थलीय जीवों में अनुकूलन, जल्दी से देखिए इसमें से क्या छूटा हुआ है। मरुस्थलीय जीवों में अनुकूलन, ये सारा हो गया ना?
मरुस्थलीय पादपों में क्या क्या देखा वो भी जल्दी से लिख लीजिए, और जिनका हो चुका है वो अपने छठवां प्रश्न की तरफ चलिए, छठवां प्रश्न लिख लीजिए। चलिए, कई जगह पर इंटरनेट का प्रॉब्लम है, कई जगह लाइट कट हो गई है, बहुत सारे मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ रहा है, क्या कर सकते हैं हम लोग। चलिए, हो गया ना बच्चों? ओके, जिन्होंने हैंड रेस किया था उनका हो गया ये उत्तर? आगे बढ़े। चलिए, ओके मैम बोल रहे हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब आप हैंड रेस करते हो तो इसी तरह से उत्तर भी हमें दिया कीजिए, ठीक है? बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सारे प्रश्नों के उत्तर देते हो, या आप लोगों की जो जो प्रॉब्लम्स है वो बताते हो, तो हमें सुनने में जो है अच्छा लगता है कि आप हमसे शेयर कर रहे हो सारी बातें। चलिए, प्रश्न 6 लिख लीजिए, सब बच्चे बुक से ही लिख लीजिए, किताब से ही देख के लिख लीजिए। जलीय जीवों में अनुकूलन की विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। ये प्रश्न लिख लीजिए, और जिनको लिखने में परेशानी हो रही है वो क्या कीजिएगा, प्रश्न के लिए अभी जगह छोड़ दीजिए, ठीक है? जो जल्दी नहीं लिख पा रहे हैं, उत्तर की तरफ चले। प्रश्न 6, ये बुक से लिख लीजिएगा प्रश्न, ठीक है? हम लोग उत्तर की तरफ चलते हैं अभी। चलिए, उत्तर लिखिए बच्चों। जलीय जीवों, जलीय जीवों जैसे मछलियों में, जैसे मछलियों में तैरने के लिए, तैरने के लिए, तैरने के लिए शरीर धारा, शरीर धारा, तैरने के लिए शरीर धारा रेखित और चपटे पंख होते हैं। तो उनमें तैरने के लिए क्या होता है, उनके शरीर में क्या होता है बच्चों? जो है धारा रेखित होते हैं, और जो है उनमें चपटे पंख होते हैं। धारा रेखित और चपटे पंख होते हैं। फिर जो है धारा रेखित और चपटे पंख होते, यानी आप सारे पॉइंट्स को आप ऐड कर सकते हो, ठीक है? और उनके शरीर में कैसे होते हैं, जलरोधी शल्क होता है ना, वो भी आप लिख लीजिए, जलरोधी शल्क होता है। उस पॉइंट को भी क्या कीजिएगा, आप लिख लीजिएगा, ठीक है? उनके शरीर में कैसा होता है, जलरोधी शल्क होते हैं। क्या होता है, उनके शरीर में जलरोधी शल्क होते हैं। फिर जो है धारा रेखित होते हैं, चपटे पंख होते हैं। ये क्या कर सकते हो, आप अपने पॉइंट्स में भी इसको लिख सकते हो कि क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है, ठीक है? इसको आप क्या करोगे, अपने पॉइंट्स में लिखोगे कि जैसे जलीय जीवों जैसे मछलियों में तैरने के लिए शरीर धारा रेखित होती है, उनमें चपटे पंख होते हैं, जलरोधी शल्क होते हैं, ठीक है? इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, अपने ही पॉइंट्स को आप लोग अपनी तरफ से लिख सकते हो। सिर्फ इतना है कि सारे पॉइंट्स उसमें आना चाहिए। साथ ही, साथ ही श्वसन के लिए क्या होता है, श्वसन के लिए क्लोम यानी गिल होते हैं, ठीक है? उन्हें श्वसन के लिए क्या होता है, उनके श्वसन के लिए जो है उनके शरीर में क्या होता है, क्लोम होता है, यानी गिल होते हैं, गिल्स होते हैं ना। और आंखों पर, आंखों पर निमेशक पटल होती है, यानी उनकी आंखों पर कैसे होती है, ऐसी एक रचना होती है कि पानी जो है आंखों के अंदर ना जा सके, ठीक है? तो ये उत्तर जो है आप अपनी तरफ से भी जो जो पॉइंट्स मछलियों में होते हैं वो सारे पॉइंट्स को क्या कर सकते हो, आप ऐड कर सकते हो। चलिए, यहां तक हो गया सभी का? हो गया तो ओके बोल दीजिए, नहीं हुआ तो हैंड रेस कर दीजिए।
और मेरे बच्चे जो है थोड़े जल्दी जल्दी लिखोगे, ठीक है। बहुत बहुत सारे प्रश्न उत्तर करने हैं हमें, और हमारे पास पास जो है ज्यादा समय भी नहीं रहता है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जल्दी जल्दी उत्तर को लिख पाए। चलिए, नहीं हुआ है। ओके, लिख लीजिए। चलिए, इन पॉइंट्स को एक और बार देखिए। जलीय जीवों जैसे मछलियों में तैरने के लिए शरीर धारा रेखित होती है, ठीक है। शरीर धारा रेखित और चपटे पंख होते हैं। फिर आपको एक और पॉइंट ऐड करना है। कौन सा पॉइंट है? जलरोधी शल्क होते हैं, ठीक है। उनके शरीर में कैसा होता है? उनके शरीर में जो है जलरोधी शल्क होते हैं, ठीक है। उस पॉइंट को भी क्या करना है? आपको ऐड करना है। फिर जो है साथ ही श्वसन के लिए क्लोम होते हैं। आंखों पर निमेशक पटल होती है। इतना हो गया सभी का? चलिए, अब उसके साथ ही हमें किसके बारे में भी लिखना है? जलीय पौधों के बारे में भी लिखना है, ठीक है, कि जलीय पौधे किस तरह से जो है पानी में रहते हैं, जल में रहते हैं। तो जलीय पौधों का शरीर, जलीय पौधों का शरीर कोमल और कमजोर होता है। कैसा होता है? कोमल और कमजोर होता है। जलीय पौधों का शरीर कोमल और कमजोर होता है। फिर अगला पॉइंट क्या लिखोगे आप? इन पौधों में, इन पौधों में जड़ तंत्र, जड़ तंत्र कम विकसित होता है, ठीक है, क्योंकि इन्हें जो है गहराई तक जाना नहीं है। जैसे मरुस्थलीय पौधों में जो है बहुत ज्यादा विकसित होते हैं, इनमें जो है जलीय पौधों में कैसा होता है? जड़ तंत्र जो है कम विकसित होते हैं। चलिए, फिर जो है और क्या है अगला पॉइंट? जलीय पौधों के, जलीय पौधों के सभी भागों में, सभी भागों में जलरोधी मोम की परत पाई जाती है, ताकि वे क्या ना हो, इसमें सड़े ना, है ना। पानी में जो है ज्यादा देर तक रहने से क्या होता है? सड़ जाते हैं। तो इसलिए उनके शरीर में क्या होता है? जलीय पौधों के जलरोधी मोम की परत पाई जाती है। तो मेरे बच्चे जल्दी जल्दी लिखिए सारे पॉइंट्स को। और हो गया तो यस बोलिए, नहीं तो हम रुकते हैं आपके लिए। हो गया बच्चों? तो आपको जो है हमने क्या लिखा? जलीय जीवों में लिखा, और उसके बाद जो है जलीय पौधों के बारे में हमने अभी आपको बताया। ये जिनका हो चुका है वो अपना 7वां प्रश्न लिख लीजिए। ये उत्तर जिन बच्चों ने लिख लिया है वो क्या कीजिएगा? अपना 7वां प्रश्न लिखिए। उभयचर जीवों में अनुकूलन को संक्षेप में उदाहरण सहित बताइए। जिनका ये प्रश्न हो चुका है 6वां प्रश्न, वो क्या कीजिएगा? अपना 7वां प्रश्न लिख लीजिए। उभयचर जीवों में अनुकूलन को संक्षेप में उदाहरण सहित बताइए। हम आगे बढ़े? आप जवाब दीजिए मुझे। आगे बढ़े तो यस बोल दीजिए। नहीं हुआ तो जल्दी जल्दी लिखिए। ओके, जिनका हो चुका है अगला प्रश्न लिख लीजिए। जिनका हो चुका है वे अपना अगला प्रश्न लिखिए।
चलिए, यस मैम बोल रहे हैं, हो चुका है। सभी का हो चुका है ना? और किसी का नहीं हुआ तो वो हैंड रेस कर सकते हैं या नो मैम बोल सकते हो। ठीक है, नो बोल सकते हो। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। किसी का अगर छूट गया तो वो दोबारा पूछ सकते हैं हमसे, हम दोबारा दिखाएंगे आपको। तो बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न देखिए। उभयचर उभयचर जीवों में अनुकूलन को संक्षेप में उदाहरण सहित बताइए। जल्दी से प्रश्न लिखिए। तो उभयचर जीव सभी को पता है, जो जल में और स्थल में दोनों जगह पर रह सकते हैं। ओके, जो जल में और स्थल में दोनों जगह पर रह सकते हैं। उभयचर जीवों में अनुकूलन को संक्षेप में उदाहरण सहित बताइए। प्रश्न हो गया। ओके, अब उत्तर की तरफ चलते हैं हम। मेंढक, लिखिए। ओके मैम, दोबारा दिखाओ बोल रहे, कौन सा क्वेश्चन है जिसको दोबारा दिखाना है? वो भी जरा टाइप कर दीजिए। हमारा छठवां प्रश्न दिखाना है क्या? खरादना वाराणसी, सीएस खरादना। छठवां प्रश्न दिखाना है क्या आपको दोबारा? जब आप दोबारा दिखाने कहो तो फिर क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन को भी क्या कर दीजिएगा, क्वेश्चन को भी। यस, छठवां प्रश्न को हम एक और बार दिखाते हैं। ठीक है, चलिए छठवां प्रश्न है, जलीय जीवों में अनुकूलन की विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। तो हमने क्या देखा कि जलीय जीवों जैसे मछलियों में तैरने के लिए शरीर धारा रेखित और चपटे पंख होते हैं। और हमने एक और पॉइंट आपसे ऐड करने को कहा था कि उनमें जो है जलरोधी शल्क भी पाए जाते हैं। ठीक है, फिर जो है साथ ही श्वसन के लिए क्लोम होते हैं, यानी गिल होते हैं। आंखों पर निमेशक पटल होती है। यहां तक हो चुका है ना? चलिए, उसके बाद जलीय पौधों का, उसके साथ ही हमें क्या करना है, जलीय पौधों का भी करना है। जलीय पौधों का शरीर कोमल और कमजोर होता है। इन पौधों में जड़ तंत्र कम विकसित होता है। फिर जो है और कौन सा पॉइंट लिखोगे, जलीय पौधों के सभी भागों में जलरोधी मोम की परत पाई जाती है। हो गया तो यस बोल दीजिए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, और जिनका हो गया है वे अपना अगला प्रश्न लिखिए। और बच्चों, आप कोशिश किया करो जल्दी जल्दी उत्तर लिखने का। ठीक है, बहुत देर नहीं लगाना। हो गया बच्चों? चलिए, यस बोल रहे हैं, थैंक यू। तो होने के बाद आप जवाब दे रहे हो, बहुत अच्छा लगा। चलिए, अब प्रश्न सातवां लिख लीजिए। उभयचर जीवों में अनुकूलन को संक्षेप में उदाहरण सहित बताइए। प्रश्न लिख लीजिए। तो उत्तर देखिए। मेंढक जैसे उभयचर जीव मेंढक जैसे उभयचर जीव जल और स्थल जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं। दोनों में रह सकते हैं, क्योंकि हमें जो है उदाहरण सहित बताना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? मेंढक जैसे उभयचर जीव जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं। फिर जो है उसकी विशेषताएं हमें लिखना है। ठीक है, इनके पैरों में इनके पैरों में
पाद जाल होते हैं। ठीक है, क्या क्या विशेषताएं हैं वो जो है आपको फिर लिखना है। इनके पैरों में पाद जाल होते हैं जो तैरने में मदद करते हैं। जो तैरने में मदद करते हैं। फिर अगला पॉइंट क्या लिखोगे? जल में त्वचा से, जल में त्वचा से और स्थल में फेफड़ों से श्वसन होता है। तो ये कैसे श्वसन करते हैं? जल में फे जल में त्वचा से और स्थल में फेफड़ों से श्वसन होता है। तो इनमें कैसे श्वसन होता है वो भी आप लिखोगे। ठीक है, आप अपने ही इसके हिसाब से लिख सकते हो, जैसे कि इनके पैरों में पांच जाल होते हैं, वे इन्हें तैरने में मदद करते हैं, ये जल में अपने त्वचा से और स्थल में अपने फेफड़ों से श्वसन करते हैं। ठीक है, अपने ही भाषा में आप क्या कर सकते हो, सारे पॉइंट्स को अच्छे से लिख सकते हो। चलिए ये हो गया, तो अगला प्रश्न लिख लीजिए, आठवां प्रश्न। ये सभी का हो गया? जिनका हो चुका है वे अपना आठवां प्रश्न लिखिए। वायवीय जंतुओं में अनुकूलन को संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, जिनका हो गया है वो अपना अगला प्रश्न लिख लीजिए। ये सभी का हो गया तो यस बोल दीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये सभी का हो गया तो हम लोग आगे बढ़े। मेंढक जैसे उभयचर जीव जल और स्थल दोनों में ही रह सकते हैं। इनके पैरों में पांच जाल होते हैं जो तैरने में मदद करते हैं। जल में त्वचा से और स्थल में फेफड़ों से श्वसन होता है। चलिए यस बोल रहे हैं, हो चुका है। ओके, हम लोग आगे बढ़े तो आगे बढ़े बच्चों। चलिए अगला प्रश्न लिख लीजिए। वायवीय वायवीय जंतुओं में अनुकूलन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। जी हाँ, आज अंग्रेजी क्लास चलेगी। ठीक है, 3 बजे चलेगा अंग्रेजी का क्लास। वायवीय जंतुओं में अनुकूलन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। हो गया बच्चों आठवां प्रश्न। उत्तर की तरफ बढ़े। प्रश्न जो है आप लोग अपने बुक से लिख लीजिएगा, अभी जो है प्रश्न के लिए जगह छोड़ दीजिए, जिनका नहीं हुआ है लिख लीजिए। प्रश्न 8 कर कर आप क्या कर दीजिए, अभी जगह छोड़ दीजिए जिन लोगों का नहीं हुआ है। ठीक है, जो लिखने में जो धीरे है वो क्या कीजिएगा, प्रश्न के लिए जगह छोड़ दीजिए। चलिए उत्तर देखते हैं। तो हम लोग वायवीय जंतुओं के बारे में देख रहे हैं। पक्षियों और कीटों का शरीर, आप लोग क्या करोगे, इन सबको पॉइंट वाइज लिखोगे। ठीक है, पक्षियों और पक्षियों और कीटों का शरीर उड़ने के अनुकूल होता है। सबसे पहले आप ये पॉइंट लिख लीजिए, पक्षियों और कीटों का शरीर उड़ने के अनुकूल होता है। फिर आप लिखिए,
पक्षियों के शरीर का आकार, यहां पर सब आप पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है, कि पॉइंट वाइज लिख सकते हो यहां पर। पक्षियों के शरीर का आकार नौकानुमा होता है। तो सबसे पहले आपको ये लिखना है कि उनका शरीर जो है उड़ने के अनुकूल होता है। दूसरा पॉइंट आप लिखोगे कि उनका आकार नौकानुमा होता है। फिर क्या लिखोगे आप, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? अग्रपाद, उनके जो आगे के जो पैर होते हैं, पंखों में बदले होते हैं। अग्रपाद पंखों में बदले होते हैं। ठीक है, यहां तक लिख लिया, अग्रपाद पंखों में बदले होते हैं। जो है आगे के हम लोग पॉइंट्स को जो है अपनी अगली कक्षा में दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा समय समाप्त हो रहा है। तो मेरे बच्चों ने यहां तक लिख लिया सभी ने? बाकी पॉइंट्स को हम अपने अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। यहां तक हो चुका है सभी का? अगर नहीं हुआ है तो हम लोग जो है अगली क्लास में ये उत्तर को, ये जो जो पॉइंट्स हमने अभी आपको बताए हैं ना, वो एक और बार बताएंगे आपको, ठीक है। और आप हो सके तो आप लोग ये सारे पॉइंट्स को स्वयं लिख के आइएगा कि पक्षियों का शरीर का आकार नौकानुमा होता है, अग्रपाद पंखों में बदले होते हैं, हड्डियां खोखली और हल्की होती है, वायुकोश भी उड़ने में सहायता करते हैं, है ना। फिर कीट छोटे और हल्के शरीर वाले होते हैं और दो जोड़ी पंख होते हैं। आप क्या कीजिएगा, इसको पढ़ के स्वयं जरा पॉइंट्स में लिख कर आने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों, हम लोग अपनी अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।